हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग अपनी सीरीज़ का अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी से है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई जीव पर्यावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के प्रति रेस्पॉन्ड करता है, अनुक्रिया करता है। हम लोग किस प्रकार से पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं और प्लांट्स किस प्रकार से पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मस्तिष्क हमारी बॉडी में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करता है और कैसे हम रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे और इस सीरीज़ से आपका पूरा जो विज्ञान है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया है सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जो प्राणी जो जीवित हैं वो पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यानी कि हमारे आसपास कोई बदलाव हो रहा है तो उसके अनुसार ही हम एक्शन लेते हैं। ओके, आगे कहा गया है पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। यानी कि कोई भी बदलाव हमारे आसपास होता है और उसके अनुसार हम एक्शन लेते हैं, तो ऐसा कोई भी बदलाव या परिवर्तन जिसके अनुसार बॉडी को एक्शन लेना पड़ता है तो उसे हम उद्दीपन कहेंगे। उस बदलाव को, उस परिवर्तन को हम उद्दीपन कहेंगे या स्टिमुलस कहेंगे। ओके, इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं, हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। यानी कि अगर प्रकाश कम या ज़्यादा होता है तो उसके प्रति भी जो जीव हैं वो रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर अपनी बात करें तो बहुत तेज़ प्रकाश में हमारी आँख की जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है और अगर कम प्रकाश होता है तो आँख की पुतली बड़ी हो जाती है। तो हालांकि इस पर बहुत लोग गौर नहीं करते, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा आप देख पाएंगे। इसी प्रकार कुछ फूल भी होते हैं जो सूर्य की रोशनी में खुलते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं होती तो बंद रहते हैं। ठीक है, ऊष्मा और ठंड की अगर हम बात करें, अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो हमारी बॉडी उसी हिसाब से जो है रिएक्ट करती है। जो जीव हैं उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, उसी अनुसार रिएक्ट करते हैं। सर्दियों में और गर्मी में आपके कपड़े जो होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी उसके अनुसार एक्शन लेते हैं, रिएक्ट करते हैं। ध्वनि अगर बहुत तेज़ होती है तो वहाँ पर भी जो है हम लोग को रहने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत तेज़ ध्वनि वाली जगह से हम लोग हट के जहाँ शांति होती है वहाँ चले जाते हैं। सुगंध का अगर हम देखें तो अगर जैसे हमारे घरों में खाना बनता है तो खाने की खुशबू जो है हमको पता चल जाती है हमारे नोज़ में। जैसे ही वो स्मेल एंटर करती है तो हम जान जाते हैं अच्छा आज ये चीज़ बनी है। तो अगर हमारे मन की बनी होती है तो हम जल्दी खाना लेते हैं, और अगर हमको लगता है अरे ये तो पसंद ही नहीं तो फिर बहाने बनाने लग जाते हैं। तो जो सुगंध है उसके अनुसार भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी से मतलब सभी जीवों की बॉडी से है। स्पर्श, स्पर्श मतलब किसी चीज़ का छू जाना। अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ छू जाती है, जैसे कोई गर्म चीज़ छू जाए तो आप तुरंत से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, या कोई बहुत ठंडी चीज़ छू जाए तो भी आप तुरंत से रिएक्ट करेंगे। सर्दी में अगर कोई बहुत ठंडी चीज़ छू जाए तो आप तुरंत से अपना हाथ हटा लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई पैनी चीज़ आपकी त्वचा से, आपकी स्किन से टच हो जाती है तो फिर आपको लगेगा ये क्या हो गया, है ना, ये पैनी चीज़ कहाँ से छू गई, है ना, तो आप रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टिमुलस हैं, उद्दीपन है। ठीक है, जिनके कारण आपको एक्शन लेना पड़ रहा है, आप रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जो कि हम लोग इस पार्ट में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग रिएक्ट करते हैं और किस प्रकार से पौधे रिएक्ट करते हैं पर्यावरण में होने वाले बदलावों के प्रति। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय है, यानी कि किस प्रकार से जंतु जो है रिएक्ट करते हैं पर्यावरण में होने वाले विभिन्न बदलावों के प्रति, उद्दीपन के प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया करते हैं। और देखेंगे कि किस प्रकार से जंतुओं की बॉडी जो है उसमें विभिन्न गतिविधियां कंट्रोल्ड रहती हैं, कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। ओके, तो जंतुओं में मुख्यतः दो तंत्र होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसके अलावा विभिन्न नाड़ियाँ जो हमारी बॉडी में फैली हुई हैं वो कैसे हमारी बॉडी में विभिन्न गतिविधियों को कंट्रोल करती हैं। और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न ग्रंथियाँ जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है आगे चल के हम लोग इसी पार्ट में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहा गया है तंत्रिका तंत्र, यानी पहले हम लोग तंत्रिका तंत्र को पढ़ रहे हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक प्रकार है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल, जो कि आपने 9th में देखी होगी, अभी हम लोग वापस से फिर देखेंगे। तो हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तो अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी एक्शन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी सूचना मिलती है पर्यावरण के किसी भी बदलाव की या बॉडी के भीतर के किसी भी बदलाव की, तो वो सूचना, वो इंफॉर्मेशन तंत्रिकाओं के द्वारा एक तंत्रिका से अगली तंत्रिका, उससे फिर अगली, उससे फिर अगली, एक एक करके, जैसे रेल के डब्बे एक के बाद एक लगे होते हैं, वैसे तंत्रिकाएं एक के बाद एक लगी होती हैं लाइन से और पूरी बॉडी में से फैली रहती हैं। तो कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसकी सूचना तंत्रिकाओं के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन फिर एक्शन लेता है कि क्या करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। कहा गया है तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो सूचनाएं कैसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचेंगी, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक किस प्रकार से सूचनाएं पहुंचेंगी, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में पहुंचेंगी तंत्रिकाओं के थ्रू। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि विद्युत आवेग के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचेगी बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक और ब्रेन तक। ओके, नेक्स्ट टर्म है ग्राही यानी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखिए पर्यावरण की जो भी घटनाएं हैं, जो भी परिवर्तन हैं, उनके बारे में जहाँ पर भी पता चले आपकी बॉडी को, उसको ही हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ठंड है तो इसका पता कहाँ चलेगा? इसका पता स्किन पर चलेगा, यानी कि स्किन को जो है ठंडक का एहसास होगा। बहुत तेज प्रकाश है, इसका पता कहाँ चलेगा? आंखों से पता चलेगा। बहुत तेज ध्वनि है, इसका पता कानों से चलेगा, है ना। टेस्ट का पता जीभ से चलेगा और किसी भी महक का, किसी भी सुगंध का पता नाक से चलेगा। तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बताती हैं कि क्या बदलाव हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। और किसी भी ज्ञानेंद्रिय पर जो भी सूचना प्राप्त होती है पर्यावरण के किसी भी बदलाव की, वो ज्ञानेंद्रिय में, सभी ज्ञानेंद्रियों में तंत्रिकाएं होती हैं और वो तंत्रिकाएं उस इंफॉर्मेशन को एक एक करके तंत्रिका से अगली तंत्रिका, उस तंत्रिका के बाद और अगली तंत्रिका लाइन से लगी होती हैं और वो उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा देती हैं और ब्रेन को फिर पता चल जाता है कि अच्छा ये बदलाव हुआ है तो हमको इस तरह से एक्शन लेनी है और हम फिर रेस्पॉन्ड करते हैं या अनुक्रिया करते हैं उस उद्दीपन के प्रति। ओके, हमारे अगर हम ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो सभी बच्चे पहले से ही जानते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा क्या करते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर एक बार आप फिर से देख लीजिए, 9th में आपने जरूर पढ़ा था, एक बार फिर से देख लीजिए। डायग्राम आप हॉरिजॉन्टल बनाए या वर्टिकल बनाए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज़ है। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो इन तंत्रिकाओं से ही बना होता है। ओके, इस तंत्रिका कोशिका में अगर हम देखें या सिर्फ तंत्रिका बोल सकते हैं आप, यहाँ पर एक हिस्सा है, ये बड़ा सा राउंड सा हिस्सा। ठीक है, तो इसको साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी। ठीक है, और इसको एक्सॉन बोलते हैं जो लंबा सा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कोशिका है। ठीक है, और इसमें ये इस तरीके से ब्रांचेस से निकली हुई हैं, शाखाएं से निकली हुई हैं। ठीक है, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं या द्रुमिका कहते हैं, डेंड्राइट्स या द्रुमिका। ओके, ये यहाँ पर देखें तो ये कोशिका का रीजन है, कोशिका का है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये यहाँ पर बीच में केंद्रक है और ये जो इसकी ट्यूब जैसा ट्यूबुलर एंड है, जो एक ट्यूब जैसा रीजन है, इसको हम तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये समाप्त हो रही है, इसको एक्सोनल एंड या तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कोशिकाएं जो है एक के बाद एक लगकर पूरा चेन सा बनाती हैं और किसी भी सूचना को आगे करके एक के बाद एक बढ़ाती जाती है। ठीक है, ओके, तो आई होप यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर तो आप 9th में भी पढ़ते थे, पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन 10th में पूछा जा सकता है वो समझिए। 10th में पूछा जाएगा, हाई स्कूल में पूछा जाएगा कि
पर्यावरण में होने वाले विभिन्न बदलाव यानी उद्दीपन की सूचना कहाँ पर प्राप्त होती है, तो डेंड्राइट्स पर प्राप्त होती है। ठीक है, डेंड्राइट्स यानी कि द्रुमिका पर प्राप्त होती है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा में कोई भी नर्व सेल यहाँ पर एक जगह पर लोकेटेड है, सभी जगह होगी पर मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई पिंच हुआ, ठीक, तो उसकी सूचना कहाँ पर मिलेगी, किसी भी डेंड्राइट टिप पर मिलेगी। ठीक, जैसे ही पता चलेगा कि कुछ हुआ तो जैसे ही सूचना यहाँ मिलेगी तो तुरंत से यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद्युत आवेग के रूप में यहाँ पर सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक जाएंगे, फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि पूरी ये तंत्रिका कोशिका को ट्रेवल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, खत्म हो गई है। इसके बाद फिर एक नई तंत्रिका कोशिका होगी, वो भी इसी तरीके से होगी। ठीक है, तो अब अगली तंत्रिका कोशिका की जो द्रुमिकाएं होंगी वहाँ और इस तंत्रिका के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, यानी एक तंत्रिका कोशिका और अगली तंत्रिका कोशिका के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर तंत्रिकाओं के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिनको हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में अंतर्ग्रथन कहते हैं। ठीक है, अब वापस से आते हैं, तो मैंने क्या बोला, ये एक तंत्रिका है, फिर एक और तंत्रिका होगी, फिर एक और तंत्रिका होगी, फिर एक और तंत्रिका होगी, तो पूरा एक चेन सी बनी होती है। ठीक है, तो अब एक तंत्रिका में तो इन्फॉर्मेशन द्रुमिका से होती हुई, कोशिका काय से होती हुई एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाच से ट्रेवल कर गई और अंत में अंतिम सिरों तक पहुंच गई। अब अगली तंत्रिका कोशिका और इस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के बीच में थोड़ा जो गैप होगा, उस गैप को इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रॉस नहीं कर पाता, जो विद्युत आवेग है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस गैप को कैसे क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होते हैं, रसायन निकलते हैं। वो रसायन जो है लिक्विड यानी द्रव के रूप में फ्लो होकर जाएंगे, बहकर जाएंगे, और अगली तंत्रिका कोशिका से जैसे ही टच होंगे जाके, तो उसकी जैसे ही द्रुमिका पर टच होंगे, जैसे ये सीधे बनी हुई है, ऐसे इसके नीचे एक और तंत्रिका कोशिका होगी, उसके आगे फिर और होगी, फिर और होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सूचना यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ से यहाँ नर्व सेल यानी कि एक तंत्रिका में द्रुमिका जहां पर इंफॉर्मेशन मिली वहां से अंतिम सिरे तक पहुंचेगी, जब तब तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगी, विद्युत जो है सिग्नल के रूप में जाएगी। पर इसके बाद जब अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचने के लिए जो गैप होगा उसको केमिकल फॉर्म में ट्रेवल करेगी। यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे, वो अगली तंत्रिका पर टकराएंगे जैसे ही द्रुमिका पर, तो वहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, और फिर जैसे इसमें हुआ वैसे ही होगा, और फिर जैसे ही पूरा यात्रा हो जाएगी तंत्रिका में, फिर केमिकल्स रिलीज होंगे, वो अगली तंत्रिका से टकराएंगे, और वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। तो एक के बाद एक इस तरीके से जो है सीक्वेंस बना रहता है। ठीक है, जैसे यदि मैं बनाऊँ तो एक तंत्रिका कोशिका हो गई, ऐसे ही दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार से ये एक के बाद एक सीक्वेंस में अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो एक रफली अरेंजमेंट बनाया। अब देखो यहाँ से इधर तक इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब ये बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, इस गैप को यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया, पर इस गैप को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल नहीं कर पाएगा, विद्युत आवेग ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर केमिकल्स फ्लो करेंगे, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे, रसायन छूटेगा और वो ऐसे बहकर जाएगा, आगे टकराएगा, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर ये जो गैप होगा अंतर्ग्रथन, या फिर से केमिकल ट्रेवल करेगा, तो केमिकल ऐसे बहकर जाएगा, फिर टकराएगा, और फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोई भी सूचना यहाँ प्राप्त हुई वो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मस्तिष्क तक पहुँच जाएगी, और फिर वहाँ पर जो भी एक्शन होना है वो एक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि मस्तिष्क कैसे एक्शन लेता है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग, एक द्रुमिका बताया जो कि ऐसे शाखाएं जैसी थी, ब्रांचेस जैसी थी। ठीक है, दूसरा कोशिका का है जो कोशिका का मुख्य हिस्सा था, और फिर एक्सॉन, ये सूचना आवेग को
ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका इकाई से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुविका तक पहुंचाता है। ठीक है, बीच में जो गैप होता है उसको हम, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं, और ये एक तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुविका के बीच का रिक्त स्थान होता है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। ओके, आगे कहा गया है मानव तंत्रिका तंत्र। हम लोगों की बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया मोटे तौर पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी जो नाड़ियां हमारी बॉडी में फैली होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जो तंत्रिकाएं फैली होती हैं, तंत्रिकाओं की जो चेन फैली होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क से जो नाड़ियाँ निकलती हैं उनको हम कपाल तंत्रिका कहते हैं, और जो यहाँ पर मेरुरज्जु जो हम लोग की रीढ़ ऐसे यहाँ से ट्रेवल करते हुए ऐसे नीचे जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के भीतर संरक्षित है, तो वो मेरु तंत्रिका कहलाती हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं। ठीक है, ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों, ये मस्तिष्क का जो डायग्राम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो हमारा मस्तिष्क है उसके तीन हिस्से बांटे गए हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी कि आगे का ब्रेन, बीच का ब्रेन और पीछे का ब्रेन। ब्रेन के तीन हिस्से बांट दिए गए हैं। ठीक है, कोई लाइनिंग नहीं होती, बट ऐसे याद रखने में आसानी हो इसलिए। अग्र मस्तिष्क यानी आगे का मस्तिष्क, ठीक है, इसका मुख्य हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, और पीछे के हिस्से में अगर हम देखें तो आपको पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी सेरिवेलम दिखेगा। ठीक है, तो मेरुरज्जु यहाँ पर एक ट्यूब भी निकलती है जो कि मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से से ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क है। ठीक है, ऊपर से ये खोपड़ी के द्वारा कवर्ड है ताकि सुरक्षित रह सके, और पीछे यहाँ से एक ट्यूब जैसी निकलती है और वो जाती है नीचे की ओर, बॉडी के नीचे की ओर जाती है। वो भी काफ़ी डेलिकेट होती है, तो उसको भी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा ऐसे कवर किया गया है, रीढ़ की हड्डी के द्वारा कवर किया गया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ इतना ही बताया गया है, आगे ये और भी जाती है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के कौन से पार्ट के द्वारा क्या कार्य होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके तीन मुख्य भाग हैं, यानी कि हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटीज़ करती है वो कहीं ना कहीं ब्रेन से उसका जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है, यानी कि ब्रेन जो है रेस्पॉन्स देता है तब हम रिएक्ट कर पाते हैं, हमारी बॉडी कोई भी एक्शन कर पाती है, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर सेव रहती है। ठीक है, मस्तिष्क के तीन मुख्य हिस्से जो भी पीछे बताए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, ये प्रमस्तिष्क है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का मस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, ये प्रमस्तिष्क है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो मुख्य हिस्सा है वो प्रमस्तिष्क ही है। अग्र मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई अलग क्षेत्र होगा, यहाँ कोई अलग क्षेत्र होगा, यहाँ कोई अलग क्षेत्र होगा, यहाँ कोई अलग क्षेत्र होगा। ठीक है, किसी क्षेत्र में हमने अभी आज तक क्या क्या देखा वो इन्फॉर्मेशन सेव होगी, किसी क्षेत्र में हमने आज तक क्या क्या सुना वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी। जैसे आप आवाज़ से पता लगा लेते हो ना, ये मोर की आवाज़ है, ये चिड़िया की आवाज़ है, ठीक है, ये कुत्ते की आवाज़ है, तो पहले से पता है ना आपने, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के किसी हिस्से में सेव होती है, वो प्रमस्तिष्क का ही एक रीज़न होता है। और किसी हिस्से में सेव होता है कि हमने आज तक क्या क्या चीज़ देखी, किसको किसको देखा है। ठीक है, वो रिलेटिव्स, सारे पेरेंट्स, सारे दोस्त, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर सेव होती है। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा वो भी हमारा प्रमस्तिष्क में ही सेव रहता है। तो प्रमस्तिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, जो कि अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। कार्य यहाँ लिखे हुए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, और भूख से संबंधित केंद्र भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के कहे जाएं तो ये सारे कार्य हैं। अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से हो, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस, और अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी इच्छा से ना हो, अपने आप ब्रेन जो है बॉडी कर रही हो। ठीक है, ब्रेन के जो है ऑर्डर से कर रही हो। ठीक है, या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप से बॉडी रिएक्ट करे, पर वो हमारे
हमारे मर्जी से ना करे, अपने आप से करे, तो वो हो जाएंगी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? खासतौर पर मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, जैसे हमारी जो आँख की पुतली है वो छोटी या बड़ी हो जाती है प्रकाश की इंटेंसिटी के आधार पर, प्रकाश कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसके आधार पर। सिर तथा गर्दन आदि की जो प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी कि हम गर्दन को ऐसे ऐसे इस तरीके से मूव कर पाते हैं, सिर का मूवमेंट है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मध्य ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ सिलेबस में, चैप्टर में जो भी है, अब उसमें से बोर्ड में कुछ भी पूछ ले। ठीक है, अब 1 घंटे का या सवा घंटे का या 1.5 घंटे की क्लास रहती है तो उसमें क्या ही छोड़ोगे, तो सारा ध्यान से देखना है, कुछ भी पूछ ले तो आप बता पाओगे। ठीक है, और जैसा कि मैं हमेशा से हर एक वीडियो में कहता रहा हूँ कि वीडियोज़ को देखने के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करिए, है ना, वीडियो समझ लीजिए अच्छे से क्लास, फिर क्वेश्चन आंसर्स को करिए, है ना। क्वेश्चन आंसर्स अगर हम कराने लग जाएंगे तो फिर तो वीडियो अनंत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स तो कभी खत्म ही नहीं होते ना। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो कमेंट करके आप नीचे वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास आपके टीचर्स होंगे, उनसे भी आप पूछ ही सकते हैं। पश्च मस्तिष्क की अगर हम बात करें, यानी मस्तिष्क का पीछे वाला हिस्सा, हिंड ब्रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पॉन्स। ठीक है, फिर मैं एक बार बता दूं, ये जो फोर ब्रेन है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ये मिड ब्रेन है यानी मध्य मस्तिष्क, और ये हिंड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन के 3 मुख्य हिस्से, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, तो अगर हम पॉन्स से शुरू करें, पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन आदि को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, वहीं मेडुला, इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब, रेस्पिरेशन बीट। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, क्या बताया मैंने? पॉन्स क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि श्वसन आदि को कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग आदि को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को ही ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होंगे, ब्रेन करेगा। जैसे कि आपकी बॉडी में डाइजेशन कितना होना है, कहाँ पर होना है, ये आप कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपकी बॉडी में आपने जो भोजन खाया वो कहाँ तक गया, ये आप कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। तो ऐसी बॉडी में बहुत सारी एक्शंस होती है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, आपको ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो उनको ही हम बोलते हैं कि हमारी इच्छा से नहीं हो रही, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं होगी। ठीक है, अगर हम अनुमस्तिष्क की बात करें, इसको हम इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं, तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जो साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम है, वो सेरिबेलम के द्वारा मेंटेन्ड होती है। जैसे आप साइकिल के पहिए बहुत पतले होते हैं, आप पर इतना बैलेंस बना लेते हो, साइकिल चला पाते हो। या कुछ लोग डांस कर लेते हैं ना, तो डांस भी बैलेंसिंग का ही खेल है, साइकिलिंग भी बैलेंसिंग का ही खेल है। तो हमारी बॉडी सीधे खड़ी हो पाती है। इतना बड़ा शरीर है, छोटे छोटे जो 2 पैरों का जो एरिया उतने में ही बना रहता है ना, इधर उधर गिर भी सकता है ना, तो पर नहीं गिरता, बैलेंस बना रहता है। तो ये काम सेरिबेलम करता है। ठीक है, अगर कभी कोई व्यक्ति होश में नहीं है, होश में नहीं है मतलब उसने बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कोई भी नशा कर रखा है, तो उसका जो ब्रेन है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहा होगा, तो फिर उसकी बॉडी का बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इसीलिए वो लोग लड़खड़ा के चलते हैं और आप देखते हो फिर वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत ही डेलिकेट है, उसको हम कोशिश करें कि हार्म ना होने पाए। ओके, आगे का आ गया मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। जैसे मैंने अभी आपको पीछे थोड़ा सा बताया था कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत सारी तंत्रिकाएं इसमें होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, और ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है। इसलिए प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि ये एक हार्ड कवर के अंदर सेफ रखा हुआ है। ठीक है, बाहर से अगर कोई छोटा बड़ा ऐसे चोट लग जाती है या इंजरी होती है तो जल्दी ब्रेन को प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप हथौड़े से मारोगे तब तो पड़ेगा ही, है ना, पर जनरली अगर छोटा मोटा जर्क होता है या कोई चीज़ लग जाती है तो जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करनी है कि कुछ लगने नहीं देना है। तो इसी प्रकार जो मेरुरज्जु है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे ब्रेन के पीछे के हिस्से से इधर निकली हुई है, वो भी सुरक्षित रह सके, इसलिए उसको भी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर ऐसे उसको कवर करे रहते हैं। 33 छोटी छोटी हड्डियां जुड़कर एक कॉलम सा बनाते हैं, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और उसके भीतर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है।
ओके। अब इसका काम क्या है, जैसे कि आपको मस्तिष्क के तो अलग अलग रीजन के कार्य बता दिए, मेरुरज्जु का क्या काम है? इसका काम ये है कि देखो ब्रेन तो आपका यहाँ पर है, ठीक है, पर बॉडी के निचले हिस्सों से सूचनाओं को सही से कलेक्ट करके ला पाए, वो काम इस मेरुरज्जु का है, पीछे से आती हुई इस ट्यूब जैसी जो स्ट्रक्चर है उसका है, ठीक है। ये पीछे से नीचे से ऐसे स्ट्रक्चर अराइज करते हुए यहाँ आती है और ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। ओके, तो शरीर के निचले हिस्सों से सूचनाओं को लाना और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय में इसका रोल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया अनुक्रिया। अनुक्रिया क्या होती है? जब हमारी बॉडी किसी भी परिवर्तन के प्रति रिस्पॉन्ड करती है तो उसी को हम अनुक्रिया कहते हैं। हमारी बॉडी रिएक्ट करे तो उसको हम रिएक्शन या अनुक्रिया कहेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जो हमारी इच्छा के अनुरूप हो, जैसे कि हमें लिखना है, अब लिखोगे तब तो आप अपने अनुसार ही तो आपका हाथ, जब आप हाथ उठाओगे लिखोगे ना, अपने आप से तो लिख नहीं जाएगा, तो वो ऐच्छिक क्रिया आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। आपने पीछे देखा भी, ठीक है, वापस स्लाइड जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। देन कौन सी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि ऐच्छिक क्रियाएं बोलना और लिखना, अब ये चाहोगे तभी तो आप बोलोगे ना, अपने आप से तो बोलने नहीं लग जाओगे, है ना, कि आप बोला नहीं चाह रहे पर फिर भी आपका मुंह बोले जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। अनैच्छिक क्रियाओं में अगर हम देखें तो श्वसन यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है आपकी कोशिकाओं के भीतर, उसकी बात हो रही, दिल का धड़कना, आप अपनी हार्ट बीट नहीं रोक सकते हैं ना, तो वो अनैच्छिक क्रिया होगी। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जब हमारी बॉडी कभी ऐसी स्थिति में हो कि हमारे पास सोचने का भी समय ना हो, ठीक है, तब हमारी बॉडी जो एक्शन लेगी उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। जैसे कोई आपको अचानक से पत्थर फेंक के मारे, अब आपके पास समय नहीं होगा इतना कि पत्थर लगेगा, चोट लगेगी, फिर क्या होगा, इतना समय नहीं होता, लग जाएगा तब तक तो तुरंत से आप अपना सिर हटाओगे या जहाँ पर भी वहाँ से हट जाओगे, है ना। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत तेज बाउंसर आए तो तुरंत से हम सिर हटाते हैं, है ना, या झुक जाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जिनको आप बिना सोचे अचानक से करें खुद को बचाने के लिए या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, आपातकालीन स्थिति में, उनको हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और ये जनरली मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। ब्रेन के द्वारा भी नियंत्रित होती है, बट जनरली स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए रास्ते में कांटा आ गया या कांच पड़ी हुई है, कोई भी नुकीली चीज पड़ी हुई है, तो आप तुरंत से अपना पैर हटा लेंगे, ठीक है। वहां पर आपके पास बहुत समय नहीं होगा सोचने का, तो तुरंत से आप पैर हटाएंगे, ठीक है। तो वो जो भी आपने एक्शन ली उसकी सूचना बाद में ब्रेन के पास भी जाएगी, ठीक है, और फिर वो याद रहेगा, मेमोरी में रहेगा कि आगे से ऐसा ना हो, ठीक है। लेकिन उस समय जिसमें आपका समय नहीं होगा, ठीक है, तब आप तुरंत से जो एक्शन लेंगे वो प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे एक और एग्जांपल दें, हमारी एनसीईआरटी में जो फोटो बना हुआ है, एक गर्म पैन है, ठीक है, पैन या कोई भी बर्तन, ठीक है, उसको अब अगर आप अचानक से छू ले तो तुरंत से उंगली हटाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो एक्शन होती है वो भी प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान किस तरीके से घटनाक्रम होता है वो आप देख लीजिए। कहा गया प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना तुरंत से। उद्दीपन यानी कि क्या बदलाव हुआ जिसके प्रति आपको क्रिया करनी पड़ी। तो जैसे कोई गर्म वस्तु है, उससे ऊष्मा जैसे ही आपकी त्वचा पर आती है तो वो सूचना तुरंत आप मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, ठीक है, और वहां से फिर वापस रेस्पॉन्स आ जाता है पेशी के पास यानी मसल्स के पास, और मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बदलता है और हमारे हाथ जो है या हमारा जो भी बॉडी ऑर्गन है गर्म चीज को छू रहा है वो हट जाता है, ठीक है। तो जो रिसेप्टर ऑर्गन है जहां पर इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, सूचना प्राप्त हुई, वहां से सेंसरी न्यूरॉन जो तंत्रिका है वो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के पास ले जाएगी। वहां से जो रेस्पॉन्स है वो मोटार न्यूरॉन के थ्रू, मोटार तंत्रिका के थ्रू आएगा और मसल्स के पास आ सकता है या किसी ग्रंथि के पास भी जा सकता है। तो जो भी वहाँ पर एक्शन है वो इनके द्वारा लिया जाएगा और हमारा जो बॉडी पार्ट है, हाथ है या पैर है या जो भी, वो उस स्थिति में एक्शन कर पाएगा और हम खुद को बचा पाएंगे। ओके, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है? कहा गया है कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु चुभने आदि पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो कि जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, बोर्ड में ये भी बहुत आता है।
तो सभी बच्चे प्रत्येक बात को ध्यान से सुनते रहिए। और वंस अगेन आई रिमाइंड यू कि ये जो सीरीज़ है इसका प्रत्येक वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरी विज्ञान आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। और सभी लोग इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ से और चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। ये देखिए इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे आसपास पर्यावरण में ऐसा बदलाव हुआ जिसकी सूचना आपकी किसी ज्ञानेंद्रिय से ब्रेन तक पहुंची, ठीक है। बताया गया था कि प्रकाश से रिलेटेड होगा तो आंखों के थ्रू सूचना जाएगी, साउंड से रिलेटेड होगा तो कानों से सूचना जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार तापमान या गर्मी या सर्दी कुछ होगी तो त्वचा के थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी। खैर किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा सूचना ब्रेन तक जाएगी। अब ब्रेन प्रोसेस करेगा कि भाई क्या करना चाहिए, है ना। प्रोसेसिंग के बाद जो भी रेस्पॉन्स होगा वो ब्रेन तंत्रिकाओं के थ्रू ही भेजेगा। जैसे सूचना आई वो कैसे आई, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिन चुभा तो वो सूचना तंत्रिकाओं के थ्रू आते, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, दूसरी से तीसरी तंत्रिका, तीसरी से चौथी तंत्रिका, ऐसे होते 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 ब्रेन तक जाएगी। अब ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा कि भाई क्या करना है तुझे, तो वहां से फिर वो रेस्पॉन्स जो है ब्रेन से वापस आएगा। और कहाँ आएगा, जो वहां से जो जहां पर एक्शन हो सकता है, जहां पर बेसिकली एक्शन होना है, तो वो मसल्स के पास या ग्लैंड या ग्रंथियों के पास, मसल्स को हिंदी में पेशी कहते हैं, ग्रंथियों को जो है ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। अगर मैं कभी मसल्स बोलूँ तो इसका मतलब पेशी है, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स होना है, वो जो सूचना है तंत्रिकाओं से होते 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 मसल्स के पास आएगी, ठीक है, यानी पेशियों के पास आएगी, ठीक है। पेशियाँ प्रोटीन्स से बनी होती हैं, वहाँ प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है वो चेंज होगा और उससे जो मसल है, जो पेशी है, उसका आकार बदल जाएगा। और जब पेशी का जो आकार बदलेगा तो उससे जुड़ी हुई हड्डियों का मूवमेंट होगा, और जो हमारा हाथ है या पैर है, जो भी जहाँ से भी सूचना आई है वहाँ पर मूवमेंट होगा और हम एक्शन ले पाएंगे। ओके, यानी कि जब भी सूचना किसी भी ज्ञानेंद्रिय से या किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाती है, ब्रेन रेस्पॉन्स करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजता है, सूचना को भेजता है, वो भी तंत्रिकाओं के थ्रू ही भेजता है। और जहाँ पर भी रेस्पॉन्स होना है, चाहे वो मसल्स के थ्रू हो, पेशियों के थ्रू, चाहे वो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के थ्रू हो, किसी ग्रंथ के पास इन्फॉर्मेशन गई, सूचना गई, तो वो अपना सीक्रेशन छोड़ेगी और उससे हमारी बॉडी में बदलाव होगा, हमारी बॉडी में जो भी परिवर्तन होना होगा वो होगा और हम रिएक्ट कर पाएंगे जो इन्वायरमेंटल चेंज या पर्यावरण में जो भी बदलाव हुआ उसके प्रति। ओके, तो ये इस स्लाइड में समझाया गया है। कोई भी ज्ञानेंद्रिय है जिस पर उद्दीपन का इन्फॉर्मेशन मिली और वो तंत्रिकाओं के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क या फिर मेरुरज्जु के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन जो है पेशी के पास आएगी या फिर तो ग्रंथ के पास भी जा सकती है। वहाँ पर अगर ग्रंथ के पास सूचना गई तो भाई वो सीक्रेशन निकालेगी, स्रावित करेगी जो भी लिक्विड होगा, द्रव होगा उसको, और उससे एक्शन होगा। या मसल्स के पास आई है तो मसल्स की प्रोटीन दोबारा व्यवस्थित होगी, रीअरेंज होगी और जो पेशी है उसका आकार बदलेगा और पेशी जो है सिकुड़ेगी या फैलेगी, जो भी बदलाव हो, और उससे अनुक्रिया हो पाएगी, एक्शन हो पाएगी। ओके, तो अभी यहाँ पर स्लाइड में पेशी का ही लिखा हुआ है, पर ग्रंथि भी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी एक्शंस होनी है वो मसल्स के थ्रू भी होती हैं और ग्लैंड्स के थ्रू भी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। देखिए कहा गया है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू सूचनाएं तंत्रिकाओं से होती हुई मस्तिष्क के पास या मेरुरज्जु के पास पहुंचती हैं। देखिए कहा गया है कि जैसे कि आप जानते हैं जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक शरीर के अंग से दूसरे अंग तक, या फिर मस्तिष्क तक जब पहुंचती हैं या मेरुरज्जु तक जब पहुंचती हैं तो तंत्रिकाओं के थ्रू पहुंचती हैं। पर इन्होंने यहाँ कहा है कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। जो कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ी होंगी, यानी कि जहाँ पर न्यूरॉन्स या नर्व्स नहीं होंगी, तो वहाँ पर जो है सिग्नल नहीं पहुँच पाएगा। भाई तंत्रिकाओं के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अगर बॉडी के किसी हिस्से में तंत्रिकाएं नहीं होंगी तो वहाँ पर फिर जो है जल्दी से इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाएगी, सूचना नहीं पहुँच पाएगी। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका
नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। यानी यहाँ पर थोड़ा टाइम लैग भी होता है, गैप भी रहता है, ठीक है। जैसे एक सूचना को रिसीव किया, ब्रेन तक पहुँचाया, फिर थोड़ा अगली सूचना को पहुँचाने के लिए थोड़ा सा टाइम गैप लगता है, टाइम लैग होता है, ठीक है। दूसरा कहा गया पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं, तो पौधे कैसे रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, पौधे भी तो जीव ही है ना। तो फिर क्योंकि तंत्रिका तंत्र से सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं बॉडी की, इसलिए रासायनिक संचरण भी एक तरीका होता है। यानी कि विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग होता है। तो हमारी बॉडी में केमिकल्स के द्वारा भी जो है समन्वय और नियंत्रण का कार्य होता है। उसको हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा निकाले जाते हैं। जंतुओं में कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर होती हैं, जो कि अपने जो स्रावित किए गए द्रव्य को डायरेक्ट सीधा रक्त में मिला देती हैं और फिर रक्त के थ्रू वो जो सूचना है वो जहाँ पर भी जो भी पहुँचनी है, जो भी एक्शन होना है वो होगा, ठीक है। अब कौन सी ग्रंथियां हैं और क्या स्रावित करती हैं और उससे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहा गया है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, गर्दन के पास टिका हुआ है गर्दन में, और ये क्या करती है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की जो भी रिएक्शन, जो भी मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होती है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दूसरा वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो रिलीज करती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। और ये जो सीक्रेशन निकालती है, जो द्रव रिलीज करती है, वो द्रव वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी और बॉडी छोटी रह जाएगी, जिसको बौनापन कहते हैं। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर पूरा बहुत लंबा चौड़ा और काफ़ी जो हैवी जो है शरीर हो जाएगा, ठीक है। तो जो वृद्धि हार्मोन है उसको सही मात्रा में निकलना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम, ठीक है। ये बॉडी की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करती है, ठीक है। पीयूष जो ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो वृद्धि हार्मोन निकालती है। अगला एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क, ये दोनों किडनी यानी कि एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि और दूसरी किडनी के ऊपर दूसरी ग्रंथि होती है, ठीक है, ये वाली, इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और जो हार्मोन निकला वो एड्रिनलाइन हार्मोन, ठीक है, ये किडनी के ऊपर होती हैं। और जब भी कभी हमारी बॉडी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होती है, कोई आपातकालीन स्थिति में होती है, ठीक है, जैसे आपको किसी कुत्ते ने दौड़ा लिया, अब आप भागना ही एक ऑप्शन है, रुक तो सकते नहीं, है ना, तो लगातार भागते रहना होगा, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है ना। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे किडनी के ऊपर ये जो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये एड्रिनलिन हार्मोन निकालेंगे और वो एड्रिनलिन हार्मोन रक्त में मिल जाएगा। और रक्त फिर उस एड्रिनलिन हार्मोन के मिलने से क्या होगा, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाएगा कोशिकाओं तक। और जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगी तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगी, उपचयन करेगी, और वहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी जल्दी जल्दी रिलीज होगी तो फिर आप जल्दी जल्दी एक्शन ले पाएंगे, और जो कुत्ता आपको पीछे से पीछा कर रहा है आपका, तो आप भाग पाएंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी कोई और भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जहां पर आपको एक्शन लेनी हो, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, ऊर्जा के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से एड्रिनलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे एक्शन लें, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के द्वारा निकलता है, पैंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ठीक है। और ये अग्नाशय कहाँ होता है, स्टमक के नीचे, ठीक है, आमाशय या उदर के नीचे होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो डायबिटीज़ हो जाता है, और ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा ना हो ये कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। जिस व्यक्ति को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारी बॉडी में जो अग्नाशय, जो पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में निकालती रहे, ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल्ड बना रहे। अन्यथा फिर डायबिटीज हो जाएगी, तो इंसुलिन की फिर इंजेक्शन लेने पड़ेंगे।
नेक्स्ट कहा गया है लिंग हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। और मेल्स में ये टेस्टिस के द्वारा रिलीज होता है और फीमेल में ये ओवरीज के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। तो टेस्टिस यानी कि ब्रशड और ओवरीज यानी कि अंडाशय के द्वारा ये रिलीज होता है, ठीक है। सामने लिखा हुआ है मेल्स वाला जो है टेस्टिस से रिलीज होता है हार्मोन और फीमेल्स वाला अंडाशय यानी ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। ये एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है, ये बॉडी को प्रिपेयर करती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं और सेक्सुअली मैच्योर करती हैं मेल्स और फीमेल्स को। और आखिरी हाइपोथैलेमस के द्वारा निकाले जाने वाला हार्मोन जो कि मस्तिष्क में लोकेटेड होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और इसका जो स्रावित करती है ये जूस जो भी ये हार्मोन निकालती है वो पीयूष ग्रंथि से कितना वृद्धि हार्मोन निकलना है उसको कंट्रोल करती है। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वृद्धि हार्मोन कब निकालेगी, कितना निकालेगी, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। हाइपोथैलेमस की जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, उसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, ये मेल और फीमेल में कौन सी ग्रंथि कहाँ लोकेटेड होती है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में, ठीक है। पाइनियल ग्लैंड ये भी ब्रेन में, पीयूष ग्रंथि ये भी जो है ब्रेन में ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और ये आवर्त ग्रंथि जो कि थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। आगे अधिवृक्क यानी कि दोनों किडनीज के ऊपर जो स्थित ग्रंथि है वो अग्नाशय जो पैंक्रियाज है, और ब्रसड़ और अंडाशय, ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में भी ये बना हुआ डायग्राम वो भी आप देख पाएंगे। तो कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित है वो इस डायग्राम में स्ट्रक्चरली जो है बताया गया है। आगे कहा गया आयोडीन युक्त नमक क्यों हमारे लिए आवश्यक है। हमारे भोजन में नमक जो है टेस्ट के लिए हम लोग ऐड करते हैं, पर जो हमारा साधारण नमक है उसमें आयोडीन का होना आवश्यक है। अगर हमारे खाने वाले नमक में आयोडीन नहीं होगा तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है, जो अवर्ट ग्रंथि है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर रूप से नहीं निकाल पाएगी, और थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर रूप से नहीं निकलेगी तो फिर ये इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और जो स्वेलिंग आ जाएगी तो फूल जाएगी, और इसको हम बोलते हैं गोइटर हो जाना, यानी घेंगा रोग हो जाना, ठीक है। तो खाने में जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर आयोडीन की कमी है तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, घेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा मैंने आपको पीछे बताया, फिर से आप देख लीजिए कि अगर हमारा जो पैंक्रियाज है, जो अग्नाशय है, वो इंसुलिन हार्मोन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं रिलीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड में, रक्त में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा और हमको मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़ हो जाएगी। तो कैसे फिर ठीक होगा, फिर इंसुलिन हार्मोन रेगुलरली आपको लेने पड़ जाएंगे। इसलिए जो है आपकी पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय को प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज करना जरूरी होता है। और आगे कहा गया है पुनर्भरण क्रियाविधि यानी फीडबैक मैकेनिज्म, आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन कब निकलेगा, कितना निकलेगा, कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, ये सब कंट्रोल करना हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम ही कंट्रोल करता है, जिसको हम पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं, ठीक है। अगर कोई हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो भी प्रॉब्लम होती है, और कम सीक्रेट हुआ तो भी प्रॉब्लम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने वृद्धि हार्मोन का बताया, अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा दैत्य जितनी बड़ी हो जाएगी, और अगर कम सीक्रेट हुआ तो बौने रह जाएंगे आप। तो दोनों ही स्थितियों में प्रॉब्लम है। कोई भी हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में स्रावित ना हो, ये कंट्रोल कौन करता है, ये प्रक्रिया पुनर्भरण क्रियाविधि कहलाती है, और हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, पादप हार्मोन यानी प्लांट्स हार्मोन। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे जब जंतुओं में पढ़ा तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तंत्रिका तंत्र भी था और हार्मोन तंत्र यानी कि अंतःस्रावी तंत्र भी था, ठीक है। पर पौधों में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ तंत्रिकाएँ नहीं होती हैं। यहाँ पर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम यानी कि हार्मोन तंत्र यानी अंतःस्रावी तंत्र होगा सिर्फ, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा ही सारे काम कंट्रोल किए जाएंगे, सारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होगा। तो देखते हैं हम लोग कि प्लांट्स में कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। कहा गया है ऑक्सिन, सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन, और ये क्या करता है, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। ऑक्सिन जो है ये प्लांट की ग्रोथ कराता है, पौधे की वृद्धि कराता है, पौधे को ऊपर
सूट पे ग्रो कराया करता है, ठीक है, लंबाई बढ़ाया करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हार्मोन है जिबरलिन। जिबरलिन क्या करता है, ये तने की वृद्धि कराता है, ठीक है। साइटोकाइनिन तीसरा हार्मोन, ये कोशिका विभाजन तीव्र तरीके से करता है और कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ेगी तो पौधा अपने आप बड़ा होगा। और अगला काम फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे है एब्सिक्सिक एसिड, ये थोड़ा उल्टा कार्य करता है। जैसे ऊपर के हार्मोन आपने देखा ये वृद्धि कराते हैं, पर ये वृद्धि को कंट्रोल करता है, कम करता है। पत्तियां मुरझाती हैं इसके कारण। और अगर आप देखें स्टोमेटा का बंद होना, ठीक है, या पत्तियों का पीला होके गिर जाना या पत्तियों का मुरझाना, ये सारे कार्य ये करता है, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक एसिड, ये क्या करते हैं वो आपने देखा। पांचवा एक और अगर हम देखें इथाइलिन, जो यहाँ लिखा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिए। 5वें नंबर पे इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो कि मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स में भी पढ़ाया था, जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन का पहला मेंबर जिसको हम इथीन कहते हैं, ठीक है, उसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो है इथाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन जो है वो भी यहाँ पर एक हार्मोन है जो कि गैसीय हार्मोन है और उसका कार्य होता है फलों को पकाना, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये पादप हार्मोन है। पौधों में समन्वय, अनुकुंचन गति तथा अनुवर्तन गति, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पौधों में ये 2 प्रकार की जो गति हो रही है, पहली जो अनुकुंचन गति है ये वृद्धि पर निर्भर नहीं होती, जबकि अनुवर्तन गति ये वृद्धि पर निर्भर होती है, ठीक है। जो अनुकुंचन गति है उसमें क्या होता है कि पौधे को उसके आसपास होने वाले किसी भी परिवर्तन या बदलाव, जिसको हम उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्ड करना होता है, अनुक्रिया करनी होती है, यहाँ वृद्धि नहीं होती। जैसे अगर आपने देखा हो छुई मुई का पौधा, छुई मुई के पौधे को अगर आप छू दें तो उसकी जो पत्तियों को छूने पर होता क्या, उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती, लटक जाती हैं। तो वहाँ कोई वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन हमने छुआ तो उसकी पत्तियाँ लटक जाती हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकुंचन गति, इंग्लिश में बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट्स। तो छुई मुई, जिसको हम इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं या मिमोसा पुटिका बोलते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो जो पत्तियों में जो वाटर होता है, जल होता है, वो टच वाले रीजन से, जहाँ हमने छुआ वहाँ से दूर चला जाता है और पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, लटक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो पानी जो है वापस से, जल जो है वापस से पत्तियों में आ जाता है और पत्तियां फिर से क्रिस्प हो जाती हैं और फर्म हो जाती हैं, अपनी वास्तविक आकार में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम पत्ती को टच कर रहे हैं और पत्ती अनुक्रिया कर रही है। तो इस तरह की कोई भी गति होती है तो उसको हम अनुकुंचन गति या नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें वृद्धि नहीं हो रही है और पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं, और जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया छुई मुई का एग्जाम्पल लेकर। अगला है अनुवर्तन गति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये वृद्धि के कारण गति होती है, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ कहलाती हैं और उद्दीपन के कारण होती है। दिशिक यानी कि एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। ऊपर जो आपने पढ़ा था उसमें ग्रोथ नहीं थी, वृद्धि नहीं थी और कोई खास दिशा की बात नहीं थी, ठीक है। तो उद्दीपन के प्रति होने वाली ऐसी गति जिसमें दिशा का कोई भी खास मतलब नहीं होता और वृद्धि नहीं होती, ठीक है, उनको हम अनुकुंचन गति कहते हैं। जबकि किसी भी उद्दीपन के कारण होने वाली वृद्धि से रिलेटेड एक निश्चित दिशा में जो गति होती है उसको हम अनुवर्तन गति कहते हैं। अब इसमें हम इसके टाइप्स देखें तो ये प्रतान, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन और जलानुवर्तन। प्रतान क्या होता है, अगर आपने गांव में कभी भी या बगीचे में कभी भी देखा हो लौकी का पौधा हो, ठीक है, तो वहाँ पर या फिर अंगूर की बेल अगर आपने देखी हो, ठीक है, तो लौकी का खासतौर पर सभी नहीं देखा होगा, लौकी या तोरई का, तो उसमें क्या होता है छोटी छोटी स्प्रिंग जैसी निकला करती हैं, देखी होंगी आपने। तो जहाँ पर भी लौकी या तोरई का पौधा होता है तो वो जो स्प्रिंग जैसी होती हैं वो किसी सपोर्ट पर, किसी भी लकड़ी पर या किसी भी दीवार में जहाँ पर भी गड्ढे उसको मिलते हैं तो या कोई भी सपोर्ट उसको मिल जाए उससे लिपट जाती है और फिर बेल ऊपर चढ़ पाती है। देखा होगा आपने ध्यान से, या ना देखा हो तो आगे देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक लौकी का पौधा लगाया और पास में ये डंडी वहाँ पर ज़मीन में फिक्स कर दी, तो उस पौधे के स्टेम से, डंडी से बीच बीच से स्प्रिंग जैसी संरचनाएं बनेंगी। क्या होगा, उसको हम प्रतान कहते हैं। वो प्रतान जैसी इस सपोर्ट के संपर्क में आएगी तो वो ऐसे ऐसे लिपटने लग जाएगी, ऐसे लिपट जाएगी स्प्रिंग ऐसे, फिर ऊपर चढ़ जाएगी, फिर एक और स्प्रिंग इससे लिपट जाएगी, फिर ऊपर चढ़ जाएगी। तो वो जो स्प्रिंग जैसी संरचना है वो कैसे हो जाती है, तो जो प्रतान है जब इस सपोर्ट को टच करता है तो उसका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बाहर की तरफ चला जाता है,
ठीक है, अंदर टच किया इसने पर बाहर की तरफ चला गया ऑक्सीजन। तो बाहर की तरफ जब ऑक्सीजन चला गया तो बाहर ग्रोथ ज़्यादा होती है, अंदर ग्रोथ कम होती है। इस कारण से जो प्रतान है वो सपोर्ट पे लिपट जाता है, ठीक है, और ऐसे एन सर्किल कर लेता है। इसी प्रकार फिर वो पौधा जो है वो सहायता या जो भी आपने सपोर्ट लगाया है उसके आधार उसकी मदद से चढ़ पाता है ऊपर, ठीक है। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। और कैसे किसी सपोर्ट के चारों तरफ जो है प्रतान लिपट जाता है, ऐसे मैंने बताया उंगली जैसे ये लिपट रही है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाहर ज़्यादा हो जाता, बाहर शिफ्ट हो जाता है तो बाहर ग्रोथ ज़्यादा होती है, और जिधर टच हो रहा है प्रतान टच कर रहा है उधर ग्रोथ कम होगी, बाहर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये ऐसे लिपट जाएगा इस पर, ठीक है। अगला प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की तरफ गति, ठीक है। जैसे कि आप अगर ध्यान से देखें जो पौधे होते हैं उनकी जो शूट है ऊपर का हिस्सा है वो सूर्य की तरफ ही ग्रो करती है। तब आप बोलेंगे वो तो सीधे ही ग्रो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप किसी गमले को हॉरिजॉन्टल रख दो, ऐसे लिटा के रख दो, तो भी आप देखोगे कि जो पौधा है वो फिर ऐसा ना जाके ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा, सूरज की तरफ ही जाएगा वो, ठीक है। तो यही प्रकाशानुवर्तन है। जबकि पौधे की जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ ही जाएंगे, इसको हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। आगे है रसायनुवर्तन। रसायन की तरफ कोई गति होती है तो उसको हम रसायनुवर्तन कहते हैं। जैसे पराग नली जो होती है पॉलन ट्यूब वो ओवरी की तरफ ग्रो करती है हमेशा, ठीक है, अंडाशय की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक केमिकल होता है, इस वजह से उस तरफ ग्रो कर रही होती है, तो वो रसायनुवर्तन हो गया, रसायन की तरफ गति होना और वृद्धि होना। जलानुवर्तन, अगर कभी भी किसी भी पेड़ के पास में कोई तालाब वगैरह हो तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। आपको बाहर से नहीं दिखाई देंगे पर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको जलानुवर्तन कहते हैं, जल की तरफ जो है ग्रोथ होना, ठीक है। आगे अगर हम इनको चित्र के रूप से देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये तो नास्टिक मूवमेंट छुई मुई वाला जो था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर छुआ तो ये सिकुड़ गई। अब यहाँ पर देखिए फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म जो प्रतान वाला एग्जाम्पल था वो ये है, ठीक है। ये देखिए सपोर्ट में स्प्रिंग जैसी संरचना है। हाइड्रोट्रोपिज्म, जड़ें जो है पानी की तरफ ग्रो कर रही हैं, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। पौधे की जड़ें जो है पानी की तरफ ग्रो कर रही हैं। फोटोट्रोपिज्म, जो पौधा है देखिए आप उसका जो तना है वो इधर ऊपर जो पत्तियों का जो ब्रांच है वो किधर जा रही है, ऊपर वाला हिस्सा सूर्य की रोशनी जिधर से आ रही है उधर की तरफ जा रही है। कीमोट्रोपिज्म, ये देखिए पराग नली जो है कि ओवरी की तरफ ग्रो कर रही है। और जियोट्रोपिज्म देखिए जो जड़ें हैं पृथ्वी की तरफ ही जा रही है, ऐसा नहीं कि इधर सीधी चली जाए, नीचे की तरफ मुड़ गई हैं, ठीक है। तना ऊपर सूर्य की तरफ, ठीक है, और जड़ें जमीन की तरफ, ठीक है। तो इसका सूर्य की तरफ जाना फोटोट्रोपिज्म और जड़ों का जमीन की तरफ आना जियोट्रोपिज्म। तो ये आप देख रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स यानी कि अनुवर्तन गति जो है, ठीक है। और ये नास्टिक मूवमेंट जो है ये अनुकुंचन गति है, ठीक है। तो आई होप इन डायग्राम्स के थ्रू आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों इस पार्ट में जो भी चीज़ें थी वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, जो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं सारे इनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं अपनी ये क्लास और मिलते हैं अगले चैप्टर में, ओके। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों तक और अपने क्लासमेट्स को भी जो है चैनल के बारे में बताएं, और वो लोग भी चैनल से जुड़ेंगे तो आगे जो है और अच्छा होगा।